हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई बेस्ड एजुकेशन में आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको परीक्षा अध्ययन के प्रश्न पत्र सेट 1 के सही स्थान, सही जोड़ी, रिक्त स्थान, खाली स्थान, सही विकल्प ये सब कुछ करवा दिया था। दोस्तों, मैं आपको परीक्षा अध्ययन करवा रहा हूँ कक्षा 10वीं की, जो कि नई ब्लूप्रिंट पर आधारित है। इसमें से मैंने आपको आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1 करवा दिया है, जो कि उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्दी से जाके वीडियो देख लीजिए। और आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दिए, ताकि हमारे सभी दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए थे, रिक्त स्थान खाली स्थान करवाए थे। तो अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप में सारे क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ाऊँगा दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 पढ़ेंगे हम। इसके पहले क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिया आप लोगों को। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो क्वेश्चन आंसर भी देख लीजिए। मैंने उसमें सभी रिक्त स्थान खाली स्थान सही जोड़ी करवा दी है। अब हम प्रश्न नंबर 5 से पढ़ रहे हैं। आवर्धन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है आवर्धन किसी प्रकाशित युक्ति द्वारा उत्पन्न आवर्धन का वहाँ अपेक्षित विस्तार है, जिसमें ज्ञात होता है कि उस युक्ति द्वारा बना प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुणा आवर्धित है। अर्थात आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई h, बिंब की ऊंचाई h। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। ये इसका अथवा वाला का प्रश्न 5वें का अथवा प्रश्न है दोस्तों। ये अब ये वाला पढ़ेंगे हम। इसमें मैंने प्रश्न नंबर नहीं डाला है, क्योंकि ये अथवा का प्रश्न है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर है लेंस की क्षमता किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उस लेंस की क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। संख्यात्मक रूप से लेंस की मीटर में व्यक्त फोकस दूरी का व्युत्क्रम उस लेंस की क्षमता कहलाती है। अर्थात लेंस की क्षमता P बराबर 1 बटा फोकस की दूरी F मीटर में। अगला प्रश्न नंबर 6 है इसका। 2m फोकस दूरी करने वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर है दिया है अवतल लेंस की फोकस दूरी f बराबर -2m। चूंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और चूंकि p बराबर 1 बटा fm में बराबर 1 बटा -2 बराबर -0.5 डायोप्टर, अतः अवतल लेंस की अपशिष्ट क्षमता -0.5 डायोप्टर है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। इसका उत्तर है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को अवतल दर्पण की मुख्य फोकस कहते हैं। इसे अक्षर F से व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 7 है इसका। किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। तो अब इसका उत्तर पढ़ेंगे हम। समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए आरेख, तो ये आरेख खींची हुई है, सभी चुंबकीय क्षेत्र की आरेख है ये दोस्तों। ये आप नोट कर लीजिएगा। ये देखिए 1 2 3 4 समान चुंबकीय क्षेत्र। ये आरेख आप अपने बुक में नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? तो इसका उत्तर है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर परस्पर प्रतिच्छेद करेगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की 2 दिशाएं होगी, जो असंभव है। प्रश्न नंबर 8 है विद्युत चुंबक क्या होती है? तो इसका उत्तर जब किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे कच्चा लोहा आदि की छड़ को किसी धारावाही परिनालिका के अंदर रखा जाता है, तो उसके अंदर स्थायी अस्थायी चुंबक के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसे इस प्रकार बने चुंबक विद्युत चुंबक कहलाती है।
अगला प्रश्न पढ़ेंगे, चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो इसका उत्तर है, दिक् सूचक भी एक छोटा चुंबक है तथा दो चुंबकों के ध्रुवों के मध्य आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के बल कार्य करते हैं। फलस्वरूप दिक् सूचक की सुई चुंबक के निकट लाने पर विक्षेपित हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे इसका अथवा, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? तो इसका उत्तर है, लैंगिक जनन के लाभ महत्व अलैंगिक जनन की अपेक्षा। इसका उत्तर देखेंगे अपन। ये दूसरा, नवीन संतति में विभिन्नता का विकास होता है जो अलैंगिक जनन में नहीं। लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्नताएं उस स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होती है जो अलैंगिक जनन में संभव नहीं है। अतः अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के अनेक लाभ हैं। अब प्रश्न नंबर 10 पढ़ेंगे दोस्तों। परागण क्या है? उत्तर, परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचती है। परागण कहलाती है, अर्थात पराग कणों का किसी भी माध्यम से परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। स्वपरागण क्या होता है? इसका उत्तर पढ़ेंगे। स्वपरागण जब किसी एक पुष्प के पुंकेसर परागकोश से परागकण उसी पुष्प की स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो परागण की यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। ये है, हम यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, उधर दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों को, यहाँ पे है लिखा है हमने। तो अगला प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न 11 है दोस्तों, गुणसूत्र के कार्य एवं महत्व लिखिए। तो इसका उत्तर है, गुणसूत्र का कार्य एवं महत्व। पहला है, आनुवंशिकी में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना। दूसरा है, शरीर की संरचना एवं क्रियाशीलता में महत्वपूर्ण भाग लेना। तीसरा है, इसका गुणसूत्र के प्रतिकृतिकरण में संतति बनती है जो कि कोशिकाओं में पहुंचकर नए जीवों का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, इसका अथवा वाला प्रश्न है ये, लिंग निर्धारण में गुणसूत्र की भूमिका को समझाइए। तो इसका उत्तर है, मनुष्य में संतान के लिंग का निर्धारण जनक माता पिता के 23वें जोड़े के लिंग गुणसूत्र द्वारा ही होता है। इस प्रकार लिंग निर्धारण में गुणसूत्र की अहम भूमिका है। प्रश्न 12 है दोस्तों, विद्युत धारा की परिभाषा एवं इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो इसका उत्तर है, विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरे शब्दों में एकांक समय में चालक तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, ओम का नियम समझाइए। इसका उत्तर है, ओम का नियम किसी बंद परिपथ में संयोजित चालक में जिसकी भौतिक परिस्थितियां अपरिवर्तित रहती हो विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके सिरों के मध्य विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात विभवांतर विद्युत धारा बराबर स्थिरांक विद्युत प्रतिरोध V/1 बराबर R या V बराबर IR। अगला प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 है, अम्ल वर्षा कैसे होती है? तो इसका उत्तर है, अम्ल वर्षा की प्रक्रिया वायु प्रदूषण के फलस्वरूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी अम्लीय गैसें एकत्रित हो जाती है। सूर्य की ऊष्मा के कारण नदियों, झीलों, तालाबों एवं समुद्रों का जल वाष्प बनकर वायुमंडल में एकत्रित होता है। यहाँ जल वाष्प उन अम्लीय गैसों से मिश्रित हो जाती है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, ओजोन परत क्या है, यह क्यों क्षीण हो रही है? तो इसका उत्तर है, ओजोन परत हमारे वायुमंडल में समुद्र सतह से 32 से 80 किलोमीटर
तक ओजोन की एक मोटी परत पाई जाती है जिसे ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत एरोसोल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे प्रदूषकों की उपस्थिति के कारण क्षीण हो रही है। अगला प्रश्न नंबर 14 है इसका। ये प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों। विस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है विस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में एक से दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रश्न में ये समझाया गया है दोस्तों, जो अभिक्रिया एक तत्व से दूसरे तत्व में यौगिक से दूसरे तत्व की विस्थापित करते हैं, उसका स्थान ग्रहण करते हैं, उसे विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका सूत्र दिया हुआ है, ये FeS प्लस CuSO इक्वल 4 AQ हेड FeSO 4 AQ प्लस CuS। अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों इसका अथवा, इस प्रश्न का अथवा वाला प्रश्न है ये। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। इसका सूत्र दिया हुआ है BaCl इक्वल स्क्वायर AQ प्लस Na स्क्वायर SO4 AQ हेड BaSO4 4S प्लस 2Na SiAQ। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 15 है इसका। समावयव, सॉरी दोस्तों ये गलत है, यहाँ से समावयवता से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है समावयवी एवं समावयवता। एक मिनट दोस्तों, सॉरी, यहाँ से इसको पढ़ेंगे, एक मिनट। प्रश्न नंबर 15 है समावयवी समावयवता से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है समावयवी एवं समावयवता जब एक ही अणुसूत्र द्वारा 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक प्रदर्शित किए जाते हैं तो वे कार्बनिक यौगिक समावयवी यौगिक तथा उनका यह गुण समावयवता कहलाता है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों, ये अथवा वाला प्रश्न है, ये वाला इस प्रश्न का अथवा वाला प्रश्न है, ये इस प्रश्न का ये वाला अथवा वाला प्रश्न है। संरचनात्मक समावयवता से आप क्या समझते हो। तो इसका उत्तर है संरचनात्मक समावयवता जब किसी कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र एक होते हुए उसकी संरचना विभिन्न रूपों में होती है तो इस प्रकार की समावयवता संरचनात्मक समावयवता कहलाती है तथा उसके वे समावयव संरचनात्मक समावयवती कहलाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो इसका उत्तर है हमारे आमाशय में अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा मध्यम को अम्लीय बनाता है जो पेप्सिन एंजाइम की प्रक्रिया में सहायक होता है, लेकिन अधिक मात्रा में अम्लीयता एसिडिटी पैदा करता है। अगला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न दोस्तों हमने कर लिया है यहाँ पे। अब इसका अथवा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। स्वयंपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर पढ़ेंगे। इसका उत्तर है दोस्तों स्वयंपोषी पोषण में जीव बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल ग्रहण करके क्लोरोफिल एवं सौर प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि विषमपोषी पोषण में जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयंपोषी जीवों द्वारा निर्मित भोजन ग्रहण करते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो इसका पहला करेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग से अमोनिया बनता है। बी है इसका, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सी है, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम
क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। तो इसका उत्तर पढ़ेंगे दोस्तों। अब उत्तर है दोस्तों N2 प्लस 3H2 है 2NH3। बी है इसका 2H2S प्लस 3O स्क्वायर 2 इक्वल 2H2O प्लस 2SO2। सी वाला है Al2SO4 3 प्लस 3BaCO2 इक्वल 2AiCi3 प्लस 3BaSO4। डी है 2K प्लस 2H2O है 2KOH प्लस H2। अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे अथवा वाला। निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो ये समीकरण दिए हुए हैं। ए HNO3 प्लस CaOH2 हेड CaNO3 प्लस H2O। बी है इसका NaOH प्लस H2SO4 हेड Na2SO4 प्लस H2O। सी है इसका BaCi2 प्लस H2SO4 हेड BaSO4 प्लस HCI। अगला इसका उत्तर पढ़ेंगे दोस्तों। अब इसका उत्तर है 2HNO3 इक्वल ये प्लस CaOH2 एक्यू हेड CaNO3 2 प्लस 2H2OL। बी है इसका 2NaOH एक्वा प्लस H2SO4 एक्वा हेड Na2SO4 एक्यू प्लस 2H2OL। सी है इसका NaCi एक्यू प्लस AgNO3 एक्यू हेड AgCi सोडियम, ये सोडियम होगा दोस्तों, प्लस NaNO3 सोडियम का सूत्र है ये इक्वल वाट का सूत्र है दोस्तों। डी है इसका BaCi2 एक्वा प्लस H2SO4 इक्वल हेड BaSO4 सोडियम प्लस 2HCi एक्यू। अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 तांत्रिक कोशिका न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों ये हमने तांत्रिक कोशिका की संरचना का नामांकित चित्र बनाया हुआ है। जैसे केंद्रक यहाँ द्रुमिक है, तंत्रिकाक्ष यहाँ से जाती है, तंत्रिका का रस अंतिम सिरा और कोशिकाएं। दोस्तों ये नोट कर लीजिएगा आप। ये चित्र मैं आपको दिखाने के लिए मैंने पहले से बना लिया था। अब ये अपनी परीक्षा अध्ययन में से इस पे आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, परीक्षा अध्ययन में से आपको ये। तो आप ये चित्र बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों इसका। प्रश्न नंबर 19 अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त की घटना को समझाइए। तो इसका उत्तर पढ़ेंगे। उत्तर है अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त। सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद सूर्य क्षितिज से नीचे होता है, लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण अनेक अपवर्तन के बाद सूर्य से आने वाला प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हम तक पहुंचता है और हमको सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसलिए हमको सूर्योदय अग्रिम तथा सूर्यास्त विलंबित दिखाई देता है। जैसा ये चित्र दिया हुआ है दोस्तों, सूर्य की आभासी स्थिति, क्षितिज, प्रेषक, पृथ्वी और ये वायुमंडल दोस्तों, यहाँ वायुमंडल। तो अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये उत्तर में है, ये हमने मानव नेत्र का नामांकित चित्र बना दिया है। आप भी अपनी बुक में बना लीजिएगा दोस्तों। जैसे क्रिस्टली लेंस, नेत्रोद, पुतली, परितारिक, स्वच्छ मंडल, कांचांभ द्रव तंत्रिका, दृष्टिपटल, पश्चिमाभिपेशिया।
तो ये देख लीजिए दोस्तों, आप ये चित्र बना लीजिएगा। दो 2023 की परीक्षा अध्ययन में से ही मैंने ये आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। ये यहाँ पे हमने जाइलम लिखा है दोस्तों, यहाँ फ्लोएम लिखा है। तो अब जाइलम पढ़ेंगे। पहला, जाइलम जूड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिजों को पत्तियों तक परिवहन करते हैं। अब फ्लोएम है इसका, फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को वृक्ष के विभिन्न भागों तक परिवहन करते हैं। दूसरा है ज्वाइलम का, ज्वाइलम मृत ऊतक होते हैं, फ्लोएम जीवित ऊतक होते हैं। इनमें संवहन नलिकाएं होती है, इनमें चालनी नलिकाएं होती है। इनकी भित्ति बहुत मोटी होती है, इनकी भित्ति कम मोटी होती है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, रक्त एवं लसिका में अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है रक्त एवं लसिका में अंतर। इधर रक्त का अंतर लिखा है, इधर लसिका का। तो पहला है इसका, रक्त लाल रंग का संयोजित तरल ऊतक होता है और लसिका रंगहीन संयोजित तरल ऊतक होता है। इसमें अधिक प्रोटीन पाए जाते हैं, इसमें कम प्रोटीन पाए जाते हैं। इसमें लाल रक्त कणिकाएं होती है, इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती है। इसमें उत्सर्जी पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसमें उत्सर्जी पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 21, निम्न यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। ए एंथेराइक अम्ल, बी ब्रोमोपेंटेन, सी ब्यूटेनॉन, डी हेक्सेनल। तो इसका उत्तर है एंथेराइल अम्ल CH3COOH की संरचना। तो ये संरचना दी है हमने इसमें, आप भी नोट कर लीजिएगा। दूसरा है ब्रोमोपेंटेन C5H11Br की संरचना। तो ये संरचना भी है, इस सूत्र की संरचना हमने यहाँ पे दे दी है दोस्तों। ब्रोमोपेटेन के संरक्षक संरचनात्मक समावयव संभव है। अगला प्रश्न दोस्तों ये तीसरा है, उसी का ब्यूटेनॉन C3H8CO अथवा C2H5COCH3 की संरचना। तो ये संरचना लिख दी है सूत्र की हमने। चौथा है हेंसनेल C5H11CHO की संरचना। इस सूत्र की भी संरचना लिख दी है यहाँ पे, आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पढ़, अणुसूत्र C3H6O वाले यौगिक के संभावित सभी समावयवों के नाम एवं संरचना सूत्र बनाइए तथा उनके इलेक्ट्रॉन बिंदु आरेख बनाइए। अणुसूत्र C3H6O वाले यौगिक के संभावित समावयव अग्र है। पहला है प्रोपेनॉल CH3COCH3 संरचना सूत्र। तो ये हमने यहाँ पे संरचना का ये सूत्र का ये बना दिया है दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा। H3OCH3 या H। इलेक्ट्रॉन बिंदु आरेख, तो हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु का आरेख बना दिया, आप भी नोट कर लीजिएगा ये सब कुछ। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र एवं दो उपयोग लिखिए। उत्तर है इसका, विरंजन चूर्ण का नाम कैल्शियम ऑक्सीफ्लोराइड। विरंजन चूर्ण का सूत्र CaOCl2। विरंजन चूर्ण के उपयोग कागज एवं कपड़ों के विरंजन में। दूसरा, कीटाणुनाशक के रूप में। अगला प्रश्न है, अम्ल एवं क्षार में कोई चार अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है अम्ल एवं क्षार में अंतर। अम्ल के इधर और क्षार के इधर अंतर लिखेंगे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कसेले एवं तीखे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन
H3O+ देते हैं। ये जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन HOH- देते हैं। इनका pH मान 7 से कम होता है, इनका pH मान 7 से अधिक होता है। तो चलिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए हमने। अब हम आपको अगले वीडियो में आदर्श प्रश्न पत्र सेट 2 करवाएंगे। अब आपका दूसरा सेट करवाएंगे, उसके भी 2 पार्ट में मैं करवाऊंगा आप लोगों को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और इसके पहले की वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अब वो भी आके देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।